तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और आरआरबी एनटीपीसी का जो हाल ही में शिफ्ट 3 का पेपर हुआ है उसे आराम से डिकोड करते हैं। देखिए, इसका मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि सवाल क्या क्या आए थे। असली मकसद है इससे एक पैटर्न निकालना, एक ऐसा रोड मैप तैयार करना जो अगली शिफ्ट में काम आए। तो आगे हम करने क्या वाले हैं? देखिए, इस पूरे एनालिसिस को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले शिफ्ट 3 का ब्लूप्रिंट समझेंगे कि पेपर था कैसा। फिर एक एक करके पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इन सब की गहराई में जाएंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी, आखिर में इन सब चीज़ों को जोड़कर अगले शिफ्ट के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पेपर का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या था, मतलब एग्जामिनर का फोकस असल में था कहाँ पर। इस शिफ्ट से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो है बैलेंस, मतलब बिल्कुल संतुलित पेपर था। स्टैटिक जीके यानी वो फैक्ट्स जो हमेशा सेम रहते हैं, उसके साथ साथ पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस सबको बराबर का वेटेज दिया गया। और ये एक बहुत बड़ा हिंट है कि आगे आने वाले शिफ्ट्स में भी हमें कुछ ऐसा ही बैलेंस देखने को मिल सकता है। चलिए अब पहले बड़े सेक्शन में उतरते हैं। देखते हैं कि भारतीय राजनीति यानी पॉलिटी और संविधान के सवालों से हमें क्या पैटर्न पता चलता है। यहाँ एक बात साफ है, एग्जामिनर ने बिल्कुल बेसिक संवैधानिक ज्ञान को परखा है। सवाल 3 खास हिस्सों पर फोकस्ड थे। पहला, नागरिकता, जिसके बारे में आर्टिकल्स 5 से 11 में बताया गया है। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश, जिनका जिक्र आर्टिकल 239 में है। और तीसरा, उपराष्ट्रपति, जिनसे जुड़े प्रावधान आर्टिकल 63 से 71 तक हैं। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, कितनी साफ साफ सारी चीजें लिखी हैं। सिटीजनशिप यानी नागरिकता संविधान के पार्ट 2 में आती है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन सीधा प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। और वाइस प्रेसिडेंट, वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। सिंपल, ये तीनों फैक्ट्स सीधे सीधे एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस एनालिसिस का इस्तेमाल आगे की तैयारी के लिए कैसे किया जाए। अगर नागरिकता पर सवाल आया तो इससे जुड़े टॉपिक जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो हमने यूके से लिया है, या फिर 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। इसी तरह इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 और फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 जैसे दूसरे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पर भी ध्यान देना होगा। अच्छा, अब जरा हिस्ट्री और कल्चर के सवालों की परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से थीम्स इंपॉर्टेंट हैं। हिस्ट्री से एक सवाल था बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश पर। अब इस टाइमलाइन को देखिए, इससे चीज़ें कितनी क्लियर हो जाती हैं। 1757 में हुई बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में हुई बैटल ऑफ बक्सर। इन दोनों के ठीक बीच 1760 में हुई थी बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश। ये एक बहुत ही ज़रूरी लड़ाई थी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच, और इस जीत ने इंडिया में ब्रिटिश पावर को आप कह सकते हैं सीमेंट कर दिया था। पर सवाल सिर्फ लड़ाइयों से नहीं थे, आर्किटेक्चर और कल्चर को भी बराबर इंपॉर्टेंस दी गई। जैसे कैलाश मंदिर, जिसे राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने एक ही चट्टान को काटकर बनवाया था। ताजमहल के चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और साथ ही छत्तीसगढ़ के यादव समुदाय का लोकनृत्य राउत नाच भी पूछा गया। इससे पता चलता है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत पर भी फोकस है। इन सवालों के बेसिस पर आगे के लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये बनती है कि दूसरे बड़े स्मारक और फेमस लोक नृत्यों को भी रिवाइज कर लिया जाए, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, और साथ ही असम का बिहू और गुजरात का गरबा। ये सब बहुत ही हॉट टॉपिक्स हैं। चलिए अब साइंस और जियोग्राफी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सब्जेक्ट से एग्जाम के पैटर्न के बारे में हमें और क्या पता चलता है। कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण पर जो सवाल आया वो बताता है कि कॉन्सेप्ट्स की तुलनात्मक जानकारी होना कितना जरूरी है। जैसा कि स्लाइड पर साफ है, कॉन्केव मिरर एक वर्चुअल, सीधा और बड़ा इमेज बनाता है, इसीलिए इसे शेविंग मिरर की तरह इस्तेमाल करते हैं। वहीं कॉन्वेक्स मिरर हमेशा एक छोटा इमेज बनाता है, जिस वजह से उसे गाड़ियों में रियर व्यू मिरर की तरह लगाया जाता है। और जरा देखिए, पेपर ने कितने अलग अलग एरिया से सवाल उठाए। बायोलॉजी से मनीला हेम्प, जो एक वाटर रेजिस्टेंट नेचुरल फाइबर है। जियोग्राफी से कैनरी करंट, जो अटलांटिक ओशन की एक ठंडी धारा है। और फिजिक्स से न्यूक्लियस की डिस्कवरी, जो रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से हुई थी। मतलब बेसिक साइंस के हर कोने को टच किया गया है। अब इस स्लाइड की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमें एक क्लियर रिवीजन स्ट्रैटेजी दिखाती है।
अगर पेपर में मनीला हेम्प के बारे में पूछा तो हमें जूट जैसे दूसरे नेचुरल फाइबर्स पर ध्यान देना चाहिए। अगर कैनरी करंट, जो एक कोल्ड करंट है, उस पर सवाल आया तो गल्फ स्ट्रीम, जो एक वार्म करंट है, उसको पढ़ना जरूरी है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी पूछी गई तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में भी जानना होगा। यही तो है पैटर्न फॉलो करने का सबसे स्मार्ट तरीका। ये सेक्शन उन ज़रूरी जनरल नॉलेज के टॉपिक्स को कवर करता है जो अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। एग्जाम में एक साल पूछा गया था 2000। सोचिए जरा, इस साल ऐसा क्या खास हुआ था जो एक बड़ी ग्रामीण विकास योजना से जुड़ा है? ये साल था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लॉन्च का। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की ये एक बहुत ही बड़ी पहल है जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों को हर मौसम में चालू रहने वाली सड़कों से जोड़ना है। एक और जरूरी साल था 2004। ये भारत की एक भाषा के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। कोई अंदाजा है? इसी साल तमिल को भारत की पहली शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में मान्यता मिली थी। इसके ठीक बाद 2005 में संस्कृत को ये दर्जा मिला और तब से लेकर अब तक कुल 6 भाषाओं को ये सम्मान मिल चुका है। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को आने वाली शिफ्ट्स के लिए एक आसान लेकिन दमदार स्ट्रैटेजी में बदल देते हैं। तो इस पूरी मेहनत का निचोड़ क्या है? एक सिंपल सा 3 स्टेप एक्शन प्लान। स्टेप 1, बेसिक्स पर फोकस करना है। पेपर पूरा का पूरा स्टैटिक जीके, साइंस और पॉलिटी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पर ही टिका हुआ है। स्टेप 2, की आर्टिकल्स और डेट्स, इनको बिल्कुल पक्का कर लेना है। हमने देखा ना, पैटर्न बिल्कुल साफ है, ये सब बार बार पूछते हैं। और सबसे आखिरी स्टेप 3, जितने हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एनालिसिस ये कंफर्म करता है कि थीम्स और क्वेश्चन टाइप्स आमतौर पे रिपीट होते ही होते हैं। तो देखिए, अब पैटर्न बिल्कुल साफ है, पूरा ब्लूप्रिंट सामने है। अब सवाल बस एक है कि सबसे पहले कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है। यही पहला और सबसे जरूरी कदम होगा। तो बस अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिवीजन शुरू कर दीजिए।